नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कवर स्टोरी में बात होगी यूपी में योगी के मंत्री संजय निषाद की। उन्होंने नीतीश कुमार के हिजाब कांड पर अजीब बयान से समर्थन किया है। उनके बयान पर सियासी बवाल हो गया है। इसके बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत का नेशनल एंथम वाला ज्ञान। उनके अनुसार गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम एक नेशनल एंथम बनाया था। खबर पाकिस्तान से है, जहां इमरान की बहनों के साथ केमिकल वाले पानी से हमला किया गया। लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की। ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र करके दुनिया भर के कट्टरपंथी ब्रिगेड की फिक्र बढ़ा दी है। आज की सबसे बड़ी हमारी लीड स्टोरी यही है। देखिए, पहली बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, ट्रंप के इस बयान के में बदले की जबरदस्त आग है। ट्रंप के इस बयान के बाद मजहबी चिंगारी फूट पड़ी है। ट्रंप के इस बयान से कट्टरपंथी संगठनों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ट्रंप ने अपने बयान में दो ऐसे शब्द बोले हैं जिसे लेकर देश विदेश और सोशल मीडिया तक बहस चढ़ गई। ट्रंप के वो दो ट्रेंडिंग शब्द जो हैं वो है इस्लामिक आतंकवाद, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हुए टेरर अटैक के बाद बोले। जानकारों की माने तो ट्रंप के इरादे इस समय पूरी दुनिया से इस्लामिक आतंकवाद को मिटा देने वाले हैं। ट्रंप के हाव भाव को डिकोड करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद को एक ग्लोबल चैलेंज मान रहे हैं और इससे निपटने के लिए वो पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप 35 सेकंड के इस वीडियो में ट्रंप को ध्यान से देखिए। अमूमन वो लिखित बयान नहीं पढ़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सवालों का जवाब बिना कागज देखे देते हैं, लेकिन यहां पर वो हर लिखे हुए शब्द को पहले गंभीरता से देख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। यानी इस्लामिक आतंकवाद पर उनका यह बयान पहले से ही उनकी टीम ने तैयार किया था और ट्रंप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल नापातुला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में हमला असल में एक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद। अब वक्त आ चुका है जब सभी देशों को मिलकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए और शैतानी शक्तियों के खिलाफ सबको एक साथ खड़े होना होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में कट्टरपंथी संगठनों में खौफ है। आईएसआई से लेकर अलकायदा और लश्कर से लेकर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों में ट्रंप का खौफ है। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सिर्फ दिखावा है? सोचिए, हम आपको ये बताने वाले हैं। लेकिन अभी ट्रंप का ये बयान देखिए। अब सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का ही जिक्र क्यों किया है? आखिर इसके पीछे ट्रंप की कौन सी थ्योरी है? ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में जो भी आतंकी हमले हुए हैं, शायद उनसे जुड़े तथ्यों के आधार पर ही ट्रंप ने यह बात कही। और ट्रंप खुद भी ये जानते हैं कि कैसे उनका देश ही एक विक्टिम बन चुका है। देखिए, सबसे पहले नाम अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 हमलों का है, जिसका मास्टरमाइंड अलकायदा का ओसामा बिन लादेन था। इसी तरह मुंबई में 2008 में हुआ आतंकी हमला, जिसका डायरेक्टर आतंकी हाफिज सईद है और आज भी पाकिस्तान की जमीन उसके लिए जन्नत बनी हुई है। वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हुआ आतंकी हमला भी आपको याद होगा। इसकी स्क्रिप्ट जो थी वो आतंकी मसूद अजहर ने लिखी थी। यह भी पाकिस्तान का मेहमान बनकर वहां घूम रहा है। इससे पहले वर्ष 2017 में लंदन ब्रिज अटैक भी हुआ। इसका मास्टरमाइंड भी खुर्रम शहजाद बट था। वर्ष 2015 के पेरिस हमले की कहानी समझेंगे तो पता चलेगा कि आतंक का यह खेल अब्दुल हमीद अबाउद नाम के आतंकी ने किया था। वर्ष 2015 में शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला हुआ। इसके मास्टरमाइंड कुआची ब्रदर्स थे, जिनका नाम था सईद कुआची और शरीफ कुआची। और इसके अलावा वर्ष 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या भी हुई। इसका आरोप भी अहमद उमर सईद शेख के नाम के शख्स पर लगा था। हालांकि बाद में पाकिस्तान की अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश भी दिया, जिस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई। इसके अलावा लंदन में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, उनका कनेक्शन पाकिस्तान से था, उनका कनेक्शन अलकायदा से था। कुछ दिन पहले दिल्ली में लाल किले के पास जो हमला हुआ, फिदाइन हमलावर से लेकर जो आतंकी डॉक्टर्स के नाम आए, उसके बाद भी इस्लामिक आतंकवाद वाली थ्योरी पर बहस हुई थी। और अब ट्रंप ने इस आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि जैसे वो इस बार इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई ट्रंप कुछ करेंगे? क्योंकि दुनिया जानती है कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में हैं। हमला कहीं भी हो, आतंकी कनेक्शन पाकिस्तान का ही होता है। यह समझ ट्रंप को भी है, क्योंकि ट्रंप ने वर्ष 2019 में अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम में इस्लामिक आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर इशारों में टारगेट किया था। भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कही थी, लेकिन अभी वो पाकिस्तान को लेकर काफी सॉफ्ट हैं और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है।
सोचिए, जो असीम मुनीर पाकिस्तान में आतंकियों के लॉन्च पैड बनाते हैं, उन्हीं को ट्रंप व्हाइट हाउस में बिठाकर लंच कराते हैं। जो पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है, उसी को डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट पाकिस्तान बताते हैं। जो मुनीर और शाहबाज भर भर कर आतंकियों को फंडिंग करते हैं, उसी पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप IMF से कर्ज दिलवाते हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां हाफिज सईद जैसे अमेरिका के वांटेड आतंकी लाडले बनकर घूमते हैं, फिर भी ट्रंप को ये पाकिस्तान प्यारा लगता है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप सीरिया भी गए थे, जिसके अंतिम राष्ट्रपति अल-शरा कभी अमेरिका के दुश्मन थे, लेकिन ट्रंप ने अब व्यापार के लिए उन्हें भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आतंकियों और आतंकवाद पर उनका एक्शन सिर्फ ट्रांजैक्शनल ही दिखाई देता है। खैर, आतंकवाद पर ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड का एक और सबूत देखिए। आतंकवाद पर वो आग बबूला है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुनीर को वो तीसरी बार व्हाइट हाउस का मेहमान बनाने वाले हैं। एक बार फिर असीम मुनीर अमेरिका में ट्रंप दरबार में दंडवत होने वाले हैं। हालांकि इस बार मुनीर के लिए ट्रंप थोड़ी मुश्किल भी बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप ने मुनीर को एक वादा याद दिलाया है, जिससे मुनीर को बहुत पसीना आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर और शाहबाज ने भर भर कर ट्रंप की चापलूसी की थी, लेकिन अब यही चापलूसी भारी पड़ने वाली है। खबर है कि अगले हफ्ते असीम मुनीर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, और यहीं मुनीर का धर्म संकट भी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना को गाजा में भेजे, लेकिन गाजा में पाकिस्तानी सेना के जाने का मतलब है अरब देशों की नाराजगी, जो पाकिस्तान को महंगी पड़ सकती है। और मुनीर ने अगर पाकिस्तान फौज को गाजा भेजा तो अंदरूने मुल्क में भी बगावत तय है। पाकिस्तान का फिलिस्तीन प्रेम वाला एजेंडा भी ध्वस्त हो जाएगा। खैर, मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मुनीर प्रॉमिसेस तो बहुत करते हैं, लेकिन डिलीवर कुछ नहीं कर पाते हैं। उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की थी, लेकिन वो बलूचिस्तान से आएंगे, और बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं, पाक फौज पर हमले हो रहे हैं। खैर, हर ओर से मुश्किलों से घिरे हुए मुल्क को छोड़कर असीम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। मुनीर के इशारे पर ही जेल में बंद इमरान खान के साथ अत्याचार किया जा रहा है, और जेल के बाहर उनके समर्थकों के साथ भी बड़ा अभद्र और बड़ा बेतुका व्यवहार किया जा रहा है। इमरान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और पाकिस्तान का ये वक्त जो है एक संकट काल है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं, लेकिन इस खबर में हमारा फोकस 3 चीजों पर होगा। पहला, मुनीर के जल्लाद जेलरों पर, जिन पर इमरान खान की बहनों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। इसके वीडियो भी सबूत हम आपको दिखाएंगे, और यह भी बताएंगे कि इमरान खान कैसे मुनीर के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। इमरान समर्थकों के इसी आक्रोश और तेवर से तिल मिलाई पाकिस्तान सरकार अब साजिशें कर रही है। आरोप है कि इमरान खान के समर्थकों पर बीती रात जेल के बाहर केमिकल अटैक किया गया। वाटर कैनन में केमिकल मिलाकर बौछार की गई। हमारा तीसरा फोकस होगा इमरान के करण अर्जुन पर, जिन्होंने असीम मुनीर के लिए मुसीबतों का संदेश भेजा है। करण अर्जुन से मतलब है इमरान खान के बेटे। उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की सरकार से बदला लेंगे, और हर अत्याचार का अपने तरीके से हिसाब करेंगे। कल मंगलवार था वो दिन जब इमरान खान का परिवार उनसे मिलने जेल जाता है। इमरान की बहनें कल रावलपिंडी की अडियाला जेल गई थीं, दोपहर से वहां पर थीं, लेकिन रात के अंधेरे में जब कोई कुछ नहीं देखता है, लाइट्स ऑफ करके क्या किया जाता है वो हम आपको दिखाने हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर इमरान की बहनों और इमरान की पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। इमरान के परिवार का कहना है कि वो कानून के दायरे में काम कर रहे थे, जबकि जेल प्रशासन कानून तोड़ रहा था। अदालत के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है जेल प्रशासन। कल भी इमरान की बहनों को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जब इन लोगों ने विरोध किया तो किसी अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। यह आरोप भी इमरान समर्थकों ने लगाया। जेल के बाहर इमरान की बहनों के साथ मारपीट की गई। जेल में बंद इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। पीटीआई की महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदसलूकी की गई। दावा है कई महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई है। एक महिला कार्यकर्ता ने रोते हुए कहा, पुलिस प्रताड़ित कर रही है। ये भी कह रही है कि मुनीर के जल्लाद जेलर ने मां बहनों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस महिलाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। ये लोग पूछ रहे हैं कि शाहबाज, मुनीर, उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं? ये देश उनका है, ये सड़कें उनकी हैं, वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। ये भी चुनौती दी है कि इमरान को रिहा नहीं किया गया तो देश बंद कर देंगे। फिर सत्ताधीशों को घुटने के बल रेंगते हुए आना होगा। मतलब यह है कि पाकिस्तान की पूरी शक्ति लगाने के बावजूद इमरान खान के समर्थक झुकने को तैयार नहीं है, और ये वो हैं जो पाकिस्तान में हैं।
इमरान खान के कई समर्थक इस वक्त पाकिस्तान के बाहर हैं, जो उनका एआई जनरेट कर रहे हैं, जो उनके लिए एक कैंपेन चला रहे हैं दुनिया भर में। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। कल इमरान समर्थकों के ऊपर पानी की बौछार की गई। उनकी बहनों के विजुअल्स हम आपको दिखाने वाले हैं। आरोप है कि पानी में जहरीला केमिकल मिलाया गया। कहा जा रहा है कि रासायनिक या जहरीले पानी की बौछार की गई। सोच कर देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद है, उसके समर्थन में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तान की सरकार लोकतंत्र को भूलकर मुनीर तंत्र को लागू करने में जुटी है। शाहबाज और मुनीर की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि इमरान खान को लेकर शोले लगातार भड़क रहे हैं। इसमें नई चिंगारी है इमरान खान के करण अर्जुन वाली, यानी इमरान खान के दोनों बेटों वाली। इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने नया इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने शाहबाज और मुनीर के नाम पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता इमरान खान की हत्या की जा सकती है। उनकी चिंता है कि वो अपने पिता को शायद कभी ना देख पाएंगे। इमरान के बेटे का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान की सरकार से बदला लेंगे, बदला लेने के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त आ गया है। आज बात उस जुबान की जो सिर्फ तेज ही नहीं चलती, बल्कि वो मान सम्मान और मर्यादाओं को अपने बयान से बुरी तरह रौंदती है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो अपने विचारों के चलते विवादों में हैं। फिक्र में हमने आज ऐसे 3 नेताओं का चयन किया है। इनमें पहला नाम है संजय निषाद का। एक्सक्यूज मी। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद। यहां देखिए, तस्वीर ध्यान से देखिए। इनका बयान इतना स्तरहीन है कि उसकी चर्चा करने में भी शर्मिंदगी होती है, लेकिन ऐसे विचारों पर सवाल उठाने जरूरी है। दूसरा नाम है पृथ्वीराज चौहान का। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन भारत की हार की घोषणा कर दी, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है। और ये पिछले कुछ दिनों से कुछ और बयान भी दे रहे हैं जो कि दिखाने योग्य भी नहीं है। अब बात करते हैं कंगना रनौत जी की। तीसरा नाम अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत का है। इन्हें बिना जानकारी बोलने में आनंद आता है। इनका नया बयान सारी लिमिट को क्रॉस कर गया है। इन्होंने रघुपति राघव राजा राम को नेशनल एंथम बता दिया है। इस बयान में कंगना की अज्ञानता साफ दिखाई दे रही है। खैर, सबसे पहले संजय निषाद की बात करते हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद, इनका बयान एक मुस्लिम लड़की के हिजाब पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक लड़की का हिजाब हटाने की कोशिश की थी। इस पर संजय निषाद ने कहा है कि सिर्फ नकाब हटाया कहीं और छू देते तो क्या होता। सोचिए कितनी स्तरहीन बात है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर इस विवाद से जुड़ा अगला एपिसोड रिलीज करेंगे। इस स्तरहीन बयान के बाद संजय निषाद का माफी मोड एक्टिव हो गया है। TV9 भारतवर्ष से उन्होंने एक्सक्लूसिव बात की और माफी मांगी, लेकिन इसमें उन्होंने एक राइडर जरूर लगा दिया है कि उन्होंने मजाक में ऐसी बातें कही थी और पूर्वांचल में इस तरह के मजाक चलते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी महिला के सम्मान पर इस तरह मजाक करना चाहिए? संजय निषाद को अपने दूषित विचार को जल्दी बदलने की जरूरत है, वरना आगे भी ऐसी गलती होने की पूरी संभावना है। फिलहाल उनका टूटा फूटा माफीनामा और उस पर जारी सियासी हंगामा आपके सामने। क्या ऐसा कह दिया कि आप भी एक बार फिर विवादों में आ गए? मैंने कहा भाई हिजाब ये अधिकारियों का काम था, इसको यह कोई अपमान नहीं है, बल्कि इसको बातचीत से आगे बढ़ाने, विवाद को बचने का एक लोक तरीका है लोगों का कि भाई होता है। तो इसको लोग बिना मतलब विवाद बना रहे हैं। अगर लगता है उन शब्दों से किसी को हाथ है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। जब आप माफी मांगते हैं आप? मैं मानकर किसी को दुख है तो माफी भी मांगते हैं। इस तरह संजय निषाद उन्होंने तो और घटिया बात कर दी। ये क्या घटिया, क्या मानसिकता? एक तरफ आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात की जा रही है, क्या ये नारी सम्मान है आपका? संजय निषाद जी एक उम्रदार व्यक्ति होने के बाद भी जिस प्रकार के वक्तव्य आए हैं बहुत ही निंदनीय है। और ये एक मैंने कहा कि मानसिक रूप से सारे लोग दिवालियापन ये शो करता है। नीतीश कुमार जी की
वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी, उनके इस बयान से पता चल गई। एक मुसलमान खातून के चेहरे से हिजाब उतारना 22 करोड़ मुसलमानों के लिए किसी तौहीन और तजलील से कम नहीं। अगला नंबर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान का है, जिन्होंने ऐसी बात कही है जिससे सत्ता पक्ष देश विरोधी कह रहा है और सेना का अपमान बता रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था, जबकि तथ्य ये नहीं है। दुनिया जानती है कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर पहले आतंकी ठिकाने नष्ट किए और फिर उसके एयरबेस तबाह किए। उस वक्त पाकिस्तान इस कदर खौफ में था कि मदद के लिए उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने याचना करनी पड़ी। यहां तक कि खुद पाकिस्तान के डीजीएमओ सीजफायर के लिए भारत के डीजीएमओ से फोन पर गिड़गिड़ा रहे थे। पहले तो हमने उनका कई बार फोन ही नहीं उठाया। कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान का बयान जुबान से किए गए हवाई फायर जैसा है और इसमें जिम्मेदारी का भाव ना के बराबर दिखाई दे रहा, बल्कि है ही नहीं। इस बयान पर उनकी आलोचना हो रही है, सत्ता पक्ष उनका सच से सामना करा रहा है और सेना के सम्मान की नसीहत भी दे रहा है, लेकिन वो अपने बयान पर कायम हैं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। हे 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं, आता पुढचे युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। जरा मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी, विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना। जो पृथ्वीराज चौहान जी ने बोला है ये कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली है। उन्होंने जो एक हमारे बारे में विश्व में जो बोला जाता है वही चीज उन्होंने एक बार फिर से रखी है। कांग्रेस ये पाकिस्तान की जुबान बोलने वाली पार्टी है। इसे पृथ्वीराज चौहान ये मुस्लिम लीग और ISIR जैसे ही लोगों की बात करते, बाकी नया कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से शुरू किया और जिस तरह से रोका गया वो एक रहस्य है। पृथ्वीराज चौहान जी जो बोल रहे हैं उनकी जानकारी होगी, मैं ये देश की भावना बता रहा हूं। अब आपको बीजेपी सांसद कंगना रनौत के एक ऐसे बयान के बारे में बताते हैं जिसमें उनकी एक बार फिर से अज्ञानता दिखाई दे रही है। कंगना रनौत के इस बयान पर कांग्रेस को एक बार फिर से बीजेपी पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया है। असल में कंगना रनौत ने केंद्र की जी राम जी योजना के सवाल के जवाब में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा गाए जाने वाले भजन रघुपति राघव राजा राम को नेशनल एंथम कह दिया, यानी राष्ट्रगान बता दिया। कंगना रनौत ने कहा, मनरेगा का नाम जी राम जी कर देने से गांधी जी का अपमान कैसे हुआ? महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम को लेकर एक नेशनल एंथम बनाया था। इस नेशनल एंथम से उन्होंने पूरे देश को संगठित किया था। कंगना ने यह भी कहा कि नाम को लेकर विवाद फालतू में हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार गांधी जी के सपने को ही साकार कर रही है। लेकिन कंगना का इतना कहना भर था कि कांग्रेस ने उन्हें उनके बयान को हाथों हाथ लपक लिया। सुप्रिया श्रीनेत्र ने कंगना का वही वीडियो शेयर करते हुए कटाक्ष किया और लिखा, चलो भाई आज नया नेशनल एंथम भी पता चला। बीजेपी में एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं। इस सियासी फाइट में समझना मुश्किल नहीं है कि कंगना ने बीजेपी के लिए एक बार फिर से अजीब स्थिति पैदा कर दी है। मनरेगा योजना का नाम बदलने का पहले से ही भारी विरोध हो रहा था, ऊपर से कंगना के इस बयान के बाद बीजेपी के लिए एक और असहज स्थिति बन गई है। एक बार सुनते हैं कंगना का ये पूरा बयान, फिर कंगना के पुराने बयानों वाली फाइल भी खोलेंगे। How
हाउ इज़ इट an insult from महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज़ इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ मत कहिए। वैसे बात 5 साल पुरानी हो या अभी की हो, कंगना पहले भी कंट्रोवर्सी क्वीन थी और आज भी उन्होंने अपने टाइटल को बरकरार रखा है। जब से वो बीजेपी की सांसद बनी है, कई बार अपनी पार्टी के लिए अपने बयानों से मुसीबतों का रिचार्ज कराती रही हैं। हम आपको कंगना रनौत के वो राजनीतिक डायलॉग दिखाते हैं जो काफी बवालों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। खैर, जैसे किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने हिंसा, रेप और हत्या वाला विवादित बयान दिया। इस पर तो बीजेपी ने कंगना की क्लास भी लगाई और आगे कुछ भी ना बोलने का ऑर्डर जारी कर दिया था। कृषि कानून पर कंगना रनौत ने कहा था कि कृषि कानून को फिर से लागू किया जाना चाहिए, जबकि खुद केंद्र सरकार ने उस कानून को वापस लिया था। इसी तरह कंगना ने कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ड्रग्स वाला आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर काफी राजनीति भी हुई थी। और ऐसे ही कंगना ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है लेकिन आजादी नहीं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे कंगना रनौत राजनीति में बिना सोचे समझे बोलने और बोलकर पार्टी को मुसीबत में डालने के लिए आई हैं। अगर उनके बयान और सफाई की पूरी सीरीज दिखाई जाए तो फिक्र के कई एपिसोड कम पड़ जाएंगे। एक टेली सीरीज भी बन सकती है। वैसे इसके लिए कंगना के एपिसोड को छोटा सा विराम देते हैं और आज की एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पॉलिटिकल फाइल में अब वो खबर जिसे लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है, संसद तक इसकी आहट सुनाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जिसमें ईडी की चार्जशीट को कोर्ट में ने सुनवाई लायक ही नहीं माना। यह फैसला क्या है हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस कितना आक्रामक है इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली, पटना, मुंबई, लखनऊ से लेकर भोपाल तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जगह जगह बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई। पीएम के पुतले के साथ प्रदर्शन किया गया। कहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया तो कहीं बीच रास्ते में रोककर वापस लौटा दिया। पार्टी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी और सरकार ने झूठी साजिश की है। आज सुबह से ही कांग्रेस पूरे एक्शन में थी। एक तरफ अलग अलग शहरों में हंगामा हो रहा था, यहां संसद परिसर भी इससे अछूता नहीं रहा है। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की एक बैठक हुई जिसमें नेशनल हेराल्ड मसले को मुद्दा बनाने का फैसला लिया गया। फिर संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन हुआ जिसमें पार्टी के कार्यक्रमों से आजकल दूरी बनाकर चल रहे सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। कांग्रेस के सांसद मकर द्वार के बाहर का नारा लगा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे इन सबों को गलत तरीके से सरकार की साजिश के तहत ईडी ने फंसाया था और कोर्ट में इनकी बड़ी जीत हुई है, ऐसा इनका मानना है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने साबित कर दिया कि ये प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन पर और बीजेपी के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर और गृह मंत्री के इशारे पर हमारे नेता को छवि खराब करने के लिए ये चाल चली गई। भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता रवाना हुए थे और बीच रास्ते पर ही उन्हें इसी तरह से बैरिकेडिंग की एक लंबी सी दीवार लगाकर रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा क्या हुआ, कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद कांग्रेस एग्रेसिव मोड में है। इस मामले में नया मोड़ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद आया है जिसमें गांधी परिवार के लिए राहत थी
तो जांच एजेंसी ईडी के लिए बड़ा झटका। जज ने जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए और नेशनल हेराल्ड मामले में पेश की गई ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। एजेंसी की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने जो टिप्पणी की है वो काफी अहम है। कोर्ट ने कहा कि बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट का कोई आधार नहीं बनता है। यानी एजेंसी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया बल्कि एक निजी शिकायत पर सीधे जांच में जुट गई। कोर्ट के मुताबिक 2014 में शिकायत मिलने के बावजूद सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने निजी शिकायत के आधार पर जांच आगे बढ़ाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी और एफआईआर दर्ज ही नहीं की। कोर्ट ने इसे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन माना है। इसी आधार पर फिलहाल शिकायत को खारिज करते हुए चार्जशीट को सुनवाई लायक नहीं माना है। अब इसके खिलाफ ईडी हाईकोर्ट में अपील करेगी। वैसे नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज है। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से यह मामला शुरू हुआ था। ये देश के एक प्रमुख राजनीतिक और कानूनी विवाद का विषय है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे गांधी परिवार को घसीटा गया था। यह मामला एजीएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी। ईडी के मुताबिक एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। दावा है कि एजेएल पर कर्ज का बोझ था, इसीलिए कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया। 2010 में YIL यानी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे ज्यादा शेयर थे। दोनों के पास 38% यानी कुल 76% हिस्सेदारी है। ईडी का आरोप है कि एजेएल जब कर्ज चुकाने की हालत में नहीं थी तो साजिश के तहत 90 करोड़ के कर्ज को इक्विटी यानी शेयरों में बदल दिया गया। सारे शेयर 50 लाख रुपए में यंग इंडियन ने खरीद ली और इस तरह एजीएल की प्रॉपर्टी पर यंग इंडियन कंपनी का कब्जा हो गया। ईडी का इल्जाम है कि साजिश के तहत सरकारी संपत्ति को निजी लाभ के लिए हड़पा गया और धोखाधड़ी की गई। अब एजेंसी आगे चलकर कैसे इस मामले से निपटेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए कोर्ट का फैसला किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं है। पिछले 12 साल से इस मामले के चलते गांधी परिवार और कांग्रेस बैकफुट पर, अब फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि बिना कानून के खड़ा किया मुकदमा अपने बोझ से गिर गया। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कटाक्ष किया कि आज ईडी भी राहत की सांस ले रही होगी कि दबाव कम हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटरोगेट किया। सोनिया जी को 7-8 घंटे अलग अलग तिथियों पे। 2014 से 21 कितने साल होते हैं? 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है कल के निर्णय में। जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा। माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करेगी और कार्रवाई होगी तो कहेगी कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोई बदले की कार्रवाई नहीं हो रही। वैसे नेशनल हेराल्ड मामले में जिस ईडी की इतनी बेइज्जती हुई है, उसके कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि की दर को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि केंद्र एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए कर रही है। इसी महीने 1 दिसंबर को सरकार से लोकसभा में पूछा गया कि 1 जून 2014 से लेकर 1 नवंबर 2025 तक ईडी ने कितने केस दर्ज किए और कितने मामलों में दोष साबित हुआ है। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि इन 11 वर्षों में ईडी ने
6,312 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें 120 लोगों को दोषी ठहराया गया है। यानी मुकदमों की लिस्ट हजारों में और दोष सिद्ध हुआ सिर्फ 120 लोगों पर। खैर, अब जरा तस्वीरों पर ध्यान दीजिएगा। आज का वायरल पॉलिटिकल वीडियो ध्यान से देखिएगा, संसद से आया है। इस मजेदार वीडियो के दो किरदार हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी वैसे काफी चर्चा में रहते हैं। संसद के मकर द्वार से गडकरी निकल रहे थे, इसी दौरान ममता के सांसद उनके पास पहुंच गए। कल्याण बनर्जी ने उनसे सवाल किया, मोदी जी ने बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठियों के होने का दावा किया था, एक भी मिला क्या? इस पर नितिन गडकरी ने हंसते हुए जवाब दिया, आपको जिम्मेदारी देते हैं। फिर कल्याण बनर्जी गडकरी से कान में कुछ कहते हैं, इसके बाद दोनों जोर से ठहाके लगाते हैं। गडकरी आगे बढ़े तो कल्याण बनर्जी ने फिर से उन्हें टोका। इस बार जो मुद्दा था वो हाइड्रोजन गाड़ी का था। कल ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। कल्याण बनर्जी का अंदाज भले ही मजाकिया हो, लेकिन सवाल गंभीर था। आपको इस ट्रेंडिंग बातचीत का वो अंश देखना चाहिए। यही तो एक ही मुद्दा है, मोदी जी को, नितिन जी को, राजनाथ जी को। घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिया है, उसको निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला? आपको जिम्मेदारी उन्होंने आया। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना, कभी कभी आपको नाम लेता है, जैसे अलग कोई कुछ नहीं बोलते सर। ठीक है ना जी, आप एक काम कीजिए, जरूर हमको लेकर हाईवे से, ये हाइड्रोजन की गाड़ी है सर, एक फोटो कर लेंगे आपकी गाड़ी के साथ। हाईवे का हाइड्रोजन क्या करना? अच्छा नितिन जी, आप क्या करेंगे इतना लेके? एक तो हम लोग के पास तो भेज देना, जो आपको नौकर पोकर को दे देता है, एक तो हम लोग के पास भेज देना। ठीक है सर एक फोटो कराएंगे सर गाड़ी के साथ। सर गाड़ी खड़े हो सर, हो अरे हाइड्रोजन तो दिखना चाहिए थोड़ा सीधे ऐसे। और अब जल्दी से एक बहुत जरूरी अपडेट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा को बताया है कि रेलवे से यात्रा के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा। एयरप्लेन की तरह वो सांसद प्रभाकर रेड्डी के सवाल का लिखित जवाब दे रहे थे, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या रेलवे हवाई अड्डों की तर्ज पर यात्रियों के लिए बैगेज नियम लागू करेगा। रेल मंत्री ने कहा कि फिलहाल यात्रियों के लिए कोच के भीतर साथ ले जाने वाले सामान की कैटेगरी वाइज अधिकतम सीमा पहले से तय है। इसके मुताबिक सेकंड क्लास में 35 किलोग्राम तक निशुल्क और शुल्क के साथ अधिकतम 70 किलो सामान ले जाया जा सकता है। स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक निशुल्क और अधिकतम 80 किलोग्राम तक सामान ले जा सकता है। एसी 3 टियर और चेयर कार में 40 किलोग्राम निशुल्क ले जाया जा सकता है। यहीं अधिकतम सीमा भी है। एसी 2 टियर में 50 किलोग्राम निशुल्क और अधिकतम 100 किलोग्राम सामान ले जाया जा सकता है। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम निशुल्क और अधिकतम 150 किलोग्राम ले जाया जा सकता है। रेल मंत्री ने यह भी साफ किया है कि व्यावसायिक या व्यापारिक सामान को व्यक्तिगत सामान के रूप में कोच में ले जाने की अनुमति नहीं है। खैर, अब प्रदूषण के बोझ की बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं दिल्ली में दम घोटू प्रदूषण की, जिसे कम करने के लिए अब चीन भी सलाह दे रहा है। दिल्ली का प्रदूषण संसद से लेकर सड़क तक, सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक एक बड़ा राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दा बन चुका है। अब दूसरे देशों में भी दिल्ली के प्रदूषण की बात होने लगी है, जिसे कम करने के लिए चीन ने सुझाव दिया है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर दिल्ली कैसे बीजिंग से सबक लेकर प्रदूषण को कम कर सकता है। बीजिंग ने 2013 में एक पॉलिसी अपनाई थी, आपकी जानकारी के लिए। खैर, यू जिंग ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें बीजिंग में PM 2.5 और PM 10 कंट्रोल में है। वहां पीले रंग के डॉट्स दिख रहे हैं, जबकि दिल्ली में भयानक प्रदूषण है, जहां पूरे मैप पर लाल रंग के डॉट्स हैं। अब भारत के सामने रास्ता क्या है? चीन से सीखकर दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है? इसका जवाब आपको फिक्र की इस रिपोर्ट में मिलेगा। दिल्ली NCR फिर स्मॉग की चादर में कैद है। सांस लेना मुश्किल, आंखों में जलन,
गले में जलन और AQI खतरनाक स्तर पर। ऐसे में इन 4 तस्वीरों से समझ सकते हैं जब बीजिंग बदल सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं। 12 साल पहले बीजिंग भी दिल्ली की तरह प्रदूषण में कैद था। दिल्ली की जो तस्वीरें आज दिख रही हैं, ठीक वैसी ही तस्वीरें 12 साल पहले बीजिंग में दिखती थी। लेकिन बीजिंग ने 12 साल में खुद को पूरी तरह बदल लिया, जबकि 12 साल बाद दिल्ली में वैसे ही हालात हैं। एक्सपर्ट्स की नजर में दिल्ली और बीजिंग का भौगोलिक मैप करीब करीब एक जैसा ही है। दिल्ली के उत्तर में हिमालय के पहाड़ हैं और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां और बीच में 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली दिल्ली। नतीजा, प्रदूषित हवा बीच में फंस जाती है। इसे एयर बेसिन या पोल्यूशन बाउल कहते हैं, यानी प्रदूषण का ऐसा कटोरा जिसमें गंदी हवा भर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। अब बीजिंग का भौगोलिक मैप भी देख लीजिए। बीजिंग भी लगभग दिल्ली जैसा ही है। बीजिंग के उत्तर में यानशान के पहाड़ हैं, तो पश्चिम में ताइहांग पर्वत श्रृंखला और बीच में बीजिंग। यानी बीजिंग में हवा अंदर तो आती है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सीमित है। यही वजह है कि बीजिंग भी 12 साल पहले तक प्रदूषण की भीषण मार झेल रहा था। लेकिन अब चीन ने कहा है कि भारत चाहे तो बीजिंग से सीख लेकर दिल्ली की हवा सुधार सकता है। ऐसे में बीजिंग ने खुद को कैसे बदला, ये भी समझ लीजिए। पुराने और ज्यादा प्रदूषण वाली गाड़ियों को स्क्रैप किया, 10 लाख पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया, ऑड इवन और वीकेंड ड्राइविंग जैसे बैन लगाए, मेट्रो और पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया, 2000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद कर दी, सबसे बड़ी शुयांग स्टील फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट किया, 9 करोड़ टन स्टील प्रोडक्शन बंद किया, कोयले पर निर्भरता कम की, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाई। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि साल 2013 में बीजिंग से फैक्ट्रियां हटाने पर चीन को $15 बिलियन का नुकसान हुआ और 80,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन प्रदूषण पर काबू पाने के लिए चीन को यह सख्त फैसला लेना पड़ा। 2013 में जब बीजिंग में PM 2.5 755 तक पहुंच गया था, तब चीन के प्रधानमंत्री ने संसद से प्रदूषण के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। नतीजा सबके सामने है। आज की तारीख में बीजिंग का आसमान पूरी तरह साफ है। लोग बिना मास्क के रेस्टोरेंट्स और पार्क्स में घूमते देखे जा सकते हैं। वहीं भारत भी अपने स्तर पर कई कदम उठा रहा है। हम इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स कर रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन करने वाले व्हीकल है, इनको हम लगातार फेस आउट करने में लग रहे हैं। हमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करना होगा। मेरा मानना है दिल्ली और आसपास हमें 100% EV बसों पे जाना होगा, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना होगा। दिल्ली का दम घोटू प्रदूषण सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली में रहना लगभग असंभव हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक बड़ा अपडेट यह है कि प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक प्रदूषण पर उठाए गए कदम नाकाम साबित हुए। प्रदूषण में कमी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। दिल्ली बॉर्डर पर बने 9 टोल प्लाजा बंद हों या कहीं और शिफ्ट हों, स्कूलों में शीतकालीन अवकाश पहले करना एकमात्र विकल्प है। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, असरदार तरीके से लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि प्रदूषण की पाबंदियों से बेरोजगार हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मदद की जाए और उन्हें दूसरा काम देने पर भी विचार किया जाए। वैसे प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कदम उठाते हुए सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदम नाकाफी साबित हुए हैं। पिछले 5 दिनों का AQI इंडेक्स देख लेते हैं। 12 दिसंबर को AQI का स्तर 305 था, जो खराब श्रेणी में आता है। 13 दिसंबर को AQI 350 पहुंच गया, ये भी खराब श्रेणी में है। 14 दिसंबर को AQI 461 पहुंच गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में है। 15 दिसंबर को AQI 500 पहुंच गया, जो खतरनाक है। 16 दिसंबर को थोड़ा सुधार हुआ, ये सुधार है सोचिए, लेकिन फिर भी AQI 378 था, डेंजरस। आखिर अभी भी दिल्ली का दम कैसे घुट रहा है, फिक्र की स्क्रीन में देखिए।
मैं इस वक्त दिल्ली के जो अक्षरधाम इलाका है वहां पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं स्मोक की सफ़ेद चादर ने उस पूरे इलाके को घेर रखा है। हालांकि आज जो फॉग है वो ना के बराबर है, लेकिन जो वायु गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार भी लगातार प्रयासरत है। मैं इस वक्त दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पे देखिए पीयूसीसी सर्टिफिकेट बनाने का जो है केबिन है, जहाँ पे जो गाड़ी से पीयूसीसी की मैपिंग होती है और पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखिए सरकार का एक बहुत बढ़िया कदम है कि जिसका भी पोल्यूशन ख़त्म हो गया है वो अपना रिन्यू कराए, क्योंकि दिल्ली में लाखों गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं जो पोल्यूशन कर रही है। दिल्ली गेट के पंप पर आए हैं पोल्यूशन कराने, और ये बहुत सीरियस मैटर है और इस मैटर में हम सबको ही हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बीमार अगर हुए तो हम ही होंगे, हमारे बच्चे होंगे। मैं इस वक्त यहाँ पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो वाहन चालक हैं अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। एक्चुअल में लोग जो है ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं और पोल्यूशन वगैरह जो है चेक नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन अबाउट 500 या के आसपास पहुँच गया है, जो हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अफसोस इस बात का है कि एनसीआर में, खासकर नोएडा में, अभी भी कई स्कूल खुले हुए हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं।